Hello students, welcome to Expansion Path Academy. My name is Manisha and I'm your business studies educator. So बच्चे, we have already discussed in your previous session about the syllabus and its bifurcation. तो हमने डिसाइड किया था कि हम अगले सेशंस में चैप्टर वाइज एक एक शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है बच्चे. सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट. तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, राइट. मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन, किसी चीज को अरेंज करवाना. जो भी हम टास्क करना चाह रहे हैं, जो भी हम टास्क करना चाहते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट. तो मैनेजमेंट इन इट्स लिटरल सेंस रेफर्स टू गेटिंग थिंग्स डन, राइट. किसी काम को कैसे कंप्लीट किया जा रहा है, कैसे मीन्स उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट. एक बेसिक मीनिंग देखते हैं. मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव विच इज अ गोल. यानी मैनेजमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन वी शुड नो कि क्यों किया जा रहा है, ये अरेंजमेंट हम क्यों कर रहे हैं. तो द पर्पज इज अ फाइनल गोल, टू टारगेट अ गोल. एक गोल है मेरा, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होगा. जैसे अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है. तो यानी कि आई वॉन्ट टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स. तो बच्चे 90 प्लस मार्क्स लेने के लिए हाउ विल आई अरेंज माई टाइम, हाउ विल आई अरेंज माई स्टडीज, है ना. किस तरीके से मैनेज करूंगा, दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट. नेक्स्ट थिंग, द मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड. हाउ? with effectiveness and with efficiency. So we should know the difference between both of these terms. बच्चे, effectiveness का मतलब क्या होता है? When you complete the task on time, ठीक है. किसी भी टास्क को आप टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, that is called effectiveness. Versus efficiency का मतलब क्या होता है? That includes the time, less use of time. लेकिन efficiency में using less of resources, using less of inputs, ठीक है. So efficiency means when you are targeting a goal, when you are achieving the goal with using less of resources, right. So यानी कि achieve that effectiveness and efficiency. अब efficiency में क्या है? least amount of resources at minimum cost. तो जितना कम हो सके आप resources को, अपने inputs को कम use करो, that is called efficiency. clear? आगे चलते हैं. नाउ बच्चे, मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं. एक होता है प्रोसेस, एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होती है एफिशिएंसी, राइट. मैंने आपको लिटरल मीनिंग अभी जस्ट बताया है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट व्हाट इज प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब होता है हाउ वी गोना अचीव आवर गोल, ठीक है. अपने गोल को अचीव करने के लिए व्हाट स्टेप्स वी शुड फॉलो. अब वो स्टेप्स क्या है, हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इट्स अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है. सो ये सारे स्टेप्स जो कि सीक्वेंस वाइज चलते हैं, इन्हें हम प्रोसेस कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है. तो इट बिगिंस विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, सो ये हुआ प्रोसेस. सेकेंड मैंने बताया आपको इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कंप्लीट द टाइम विद इन टाइम, व्हेन यू कंप्लीट द टास्क विद इन टाइम, ठीक है. और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू कंप्लीट द टास्क using minimum of resources, ठीक है. So these three parts are process, effectiveness and efficiency. So management इन तीन चीजों से बनता है, right बच्चे. So these are the primary functions of the management, which begins with planning, then organizing, then staffing, directing, controlling. Again this has to be repeated. Why so? We'll discuss in further sessions, right. तो बच्चे आगे चलते हैं. It is very important to get a difference between effectiveness and efficiency. तो सीखते हैं बच्चे मीनिंग क्या होता है इफेक्टिवनेस का? फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम. जैसे कि मैंने बताया, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना टाइम पर, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस. लेकिन एफिशिएंसी क्या होता है? डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि एक टास्क को करेक्टली करना. दिस डजंट मीन्स कि आप रिसोर्सेज लेस यूज कर रहे हो लेकिन आपके टास्क का आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा. नो, टास्क को आपने करेक्टली भी करना है और कम कॉस्ट के साथ, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम करना है. बच्चों, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हेन यू यूज द रिसोर्सेज इन दिस मैनर वेयर यू कैन हैविंग लेस ऑफ वेस्टेज अबाउट इट, ठीक है. तो रिसोर्सेज की जब वेस्टेज कम होती है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी. नेक्स्ट हम
इनका फाउंडेशन क्या होता है? इसका मेन क्रक्स क्या है? डूइंग द राइट टास्क, और इसका मतलब क्या है? डूइंग द टास्क इन राइट मैनर, टास्क को कंप्लीट करना और टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, राइट? नेक्स्ट इज बच्चे ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन एंड रिजल्ट, और यहाँ पे क्या है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे की एंड रिजल्ट चाहिए, हमें टाइम से पहले काम चाहिए, टाइम पर काम चाहिए, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी में क्या है? हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, कितना मेरा कॉस्ट लगा, कितनी मेरी इनपुट लगी वर्सेस व्हाट इज माय आउटपुट, ठीक है? पोटेंशियल कितना था और एक्चुअल कितना है, उस चीजों को एनालाइज करना, इस इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बच्चे पोटेंशियल आउटपुट वो होता है विच हैज बीन बेंचमार्क्ड कि इतना होना चाहिए, ठीक है? और एक्चुअल क्या आता है? जो हमारा एंड रिजल्ट निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअल। तो यानी कि एफिशिएंसी में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंडक्ट करना। तो आई होप कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस आपको पता लग गया है, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स का मतलब क्या होता है? कि मैनेजमेंट ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो मैनेजमेंट को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया था कि मैनेजमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि किसी गोल को ऑब्टेन किया जा सके, ठीक है? सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है, दिस इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेशन। बच्चा पहला क्या, गोल आपका कैसा होना चाहिए? गोल आपका बिल्कुल प्रिसाइज और सिंपल होना चाहिए, विच इज क्लियर टू एवरी पर्सन दैट इज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो गोल कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एक सिंपल प्रिसाइज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड गोल होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्लियर हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल एंड क्लियर गोल, राइट? आगे चलते हैं बच्चे, एग्जांपल पढ़ते हैं। द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स, बट द गोल ऑफ some society of India is to impart education to children with special needs। यानी कि अब हम एक नॉर्मल शॉप की बात करते हैं, रिटेल स्टोर की बात करते हैं, तो बच्चे वहां पे शॉपकीपर का गोल क्या होता है? कि मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, उसका गोल डिफरेंट है, ठीक है? और सिमिलरली एक हम सोसाइटी की बात करते हैं, कोई एनजीओ टाइप सोसाइटी की बात करते हैं, जिनका मेन मोटिव क्या है? कि बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है? सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जहां भी मैनेजमेंट मौजूद है उनका कुछ ना कुछ गोल डेफिनेटली है, so that's why management is a goal oriented process, right? आगे चलते हैं बच्चा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब क्या है? विच इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, जो हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, चाहे आपका कोई भी सेक्टर का बिजनेस है बच्चे, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, विच मीन्स it is applicable everywhere, it is applicable in every type of organization, ठीक है? Yeah, so it is required in all sectors including, चाहे वो बिजनेस है आपका, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर है, एनपीओज है, या एनी अदर सेक्टर, हर तरह के सेक्टर्स में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। वी कैनॉट से कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मैनेजमेंट हमारा वर्क नहीं करता, नो, बिकॉज मैनेजमेंट का लिटरल मीनिंग ही क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन, द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। तो कुछ भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अरेंजमेंट तो जरूर चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ बच्चे मैं आपको, लेट्स सपोज आपने अपने घर में अपने क्लोजेट को मैनेज करना है, ठीक है? अपने क्लोथ्स को प्रॉपर अरेंज करना है, सब कैसे करते हो? यू शुड नो कि मेरे जो फॉर्मल वेयर्स हैं वो एक साइड में आएंगे, मेरे जो यूनिफॉर्म है वो एक साइड में आएंगे, मेरे जो घर पहनने वाले कपड़े हैं वो एक साइड में आएंगे, ठीक है? अदर वंस सेपरेट उनके कैबिनेट्स बने, ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट, राइट? तो मैनेजमेंट हमने बोला ना कि सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, हमारे घर पर भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है? आपके पेरेंट्स, मदर या फादर क्या करते हैं? एक बजट प्रिपेयर करते हैं, मंथली बजट, ठीक है? उसमें क्या होता है कि what is the potential budget, what actually we want to dispose of our income, कितना इनकम हम खर्च करना चाहते हैं अपने घर की ग्रोसरी के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है? और हाउ विल मैनेज दैट कि हमने इतना पोर्शन यहाँ लगाना है, इतना पोर्शन यहाँ लगाना है, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट अगेन, राइट? तो यानी कि हम मैनेजमेंट जो है वो घर पर भी एप्लीकेबल है, घर से शुरू होकर स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट सेक्टर है, मैनेजमेंट है, बिजनेस है, हर जगह पे एप्लीकेबल, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, राइट? आगे चलते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
डायमेंशन का मतलब क्या है कि हर पेयर्स में मैनेजमेंट एप्लीकेबल है बच्चे, मल्टी डायमेंशनल, चाहे वो हम बात करें कि प्रोसेस के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है, काम के बारे में, हर डायमेंशन पे मैनेजमेंट वर्क करती है। अब देखो मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें आती है हमारे पास, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और एक होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनी होती हैं। जैसे बच्चे इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, एक फैक्ट्री की बात करें तो प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। गारमेंट स्टोर में कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है कि किस तरह का फैब्रिक या क्लोथ द कस्टमर इज वांटिंग। एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड, तो इट डिपेंड्स अपॉन डिपार्टमेंट्स कि कौन से डिपार्टमेंट में व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव, दिस इज कॉल्ड वर्क। एक हुआ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम देना है, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सर्विस देनी है, ठीक है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। क्लास में टीचिंग इम्पार्ट करनी है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, का मतलब क्या है बच्चे? पीपल जो कि एक्चुअली मैनेजमेंट में वर्क करने हैं उनको इस केपेबल बनाना कि वो टास्क को अकम्प्लिश कर सके, बिकॉज अल्टीमेट गोल कौन ऑब्टेन करेगा? All the people that are working in your organization, in your business. So the task of management is to make people work towards achieving the organization's goal by making their strengths effective and their weakness irrelevant. All in one, it has been said कि जितने भी individuals जो organization में काम कर रहे हैं, make them capable, make them able to achieve the target with effectiveness and efficiency. It's called management of people. Work हो गया, पीपल हो गया, थर्ड इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या बच्चे? दिस रिक्वायर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, क्या सीक्वेंस प्रोसेस है विच हैज टू बी फॉलोड व्हाइल वी हैव टू टारगेट अ गोल। यानी कि दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल and the technology for transforming the input into desired output for consumption. तो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश्ड गुड कैसे बनाना है, ठीक है, या कोई सर्विस देनी है तो वो उसका इनपुट क्या रहेगा, राइट? दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दैट्स वाई बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू। आगे चलते हैं बच्चे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था ऊपर अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब क्या होते हैं बच्चे? प्रोसेस होता है मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट में जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इट्स नॉट अ वन टाइम टास्क, ठीक है। क्योंकि बिजनेस जब चलाते हैं क्या सोच के चलाते हैं कि बिजनेस हमें 1 साल चला के उसको शट डाउन नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू रिपीट ऑल द एक्टिविटीज on a recurring basis. So management is a continuous process, which means अगर planning से start हुआ है, planning, organizing, staffing, directing, controlling, it should not stop at controlling. It should again start with planning. So controlling के बाद again planning, organizing, staffing, directing, controlling. Why so? Because every fiscal year, every financial year, मतलब हर साल में जो भी activities होती हैं उनको हमें regularly conduct करना पड़ेगा in order to earn profit. बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है बच्चे। तो मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, composite but separate functions. These functions are simultaneously performed by all the managers. Functions of management क्या है? POSDC, which is planning, organizing, staffing, directing, controlling. मैं जितनी बार ये terms repeat कर रही हूँ इस सेशन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दिस मीन्स कि आपको हर बार ये याद हो जाना चाहिए, राइट? नेक्स्ट है बच्चे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो अब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रन बाय जस्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर। कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं और कुछ उनको ऑथोराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो भी मैनेजमेंट होगा गोल को अचीव करने के लिए, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं करता है, ठीक है। एक बॉस की बात नहीं है या एक वर्कर की बात नहीं है या किसी और थर्ड पर्सन की बात नहीं है। इट इज अ टीम एक्टिविटी, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। सो मैनेजमेंट में कुछ भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वो क्या होता है बच्चे? ग्रुप एक्टिविटी होती है, राइट?
So as members of the organization, individuals work towards fulfilling the common organizational goal. This requires teamwork and coordination of individual effort in a common direction. इसके रिगार्डिंग एक प्रिंसिपल भी है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है. सो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि सब इंडिविजुअल्स के माइंड में एक ही गोल है, दैट वी शुड वर्क ओनली टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द फाइनल गोल. व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है. सो इट हैज टू बी अचीव्ड. वो होता है आपका मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सब लोग उसके लिए काम करें, दैट्स वाई सबकी टीम स्पिरिट है, सब हार्मनी में काम करें. राइट. नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. अब बच्चे बिजनेस जहां ऑपरेट करता है वो हमेशा एक सर्टन सिचुएशन रहे या हमेशा एक ही पैटर्न का एनवायरनमेंट रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. ठीक है. बहुत से फ्लक्चुएशंस आते हैं. जैसे मैंने कहा कि 2021 में कोविड आया था, उसके पहले बच्चे डीमोनेटाइजेशन आया था. तो कुछ ऐसे स्फेयर्स आते हैं जब जिनकी वजह से बहुत से चेंजेस आते हैं ट्रेड साइकिल्स के ऊपर. ठीक है. बिजनेसेस के ऊपर. तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस आपका कभी भी एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में काम नहीं करता. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. आपका एनवायरनमेंट ही हमेशा चेंज होता रहता है जहां बिजनेस ऑपरेट करता है. तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपका एनवायरनमेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा या एक ही तरह का रहेगा या स्टैटिक रहेगा. ठीक है. दैट्स वाई बोला जाता है कि एक डायनामिक सिचुएशन बनती है तो उसको देखते हुए ही मैनेजमेंट क्या होता है वो भी डायनामिक बनती है. यानी अगर हमने कोई जनरल गाइडलाइन पिछले साल अप्लाई की थी, वी कैन नॉट परसीव कि इस साल भी हमारी डिफरेंट कंडीशन में वही गाइडलाइन चलेगी. ठीक है ना. दैट्स वाई बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो मैंने बताया अभी कि एनवायरनमेंट आपका चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अडेप्ट करनी पड़ती है चेंजेस को. राइट. बच्चे चेंजेस जो होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है. हो सकता है आपके प्राइस पॉलिसी में चेंज आ जाए, इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आ जाए. ठीक है. या कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, या जैसे मैंने कहा डीमोनेटाइजेशन आ गया था. तो कुछ भी चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. राइट. तो अब कंडीशंस क्या बच्चे देखना, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. सो ये फैक्टर्स हैं कुछ, यानी कि जो डायनामिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. राइट. So in order to be successful, an organization must change itself and its goals according to needs of the environment. So अगर हम बोले कि बिजनेस खुद को चेंज नहीं करेगा, अपनी मैनेजमेंट चेंज नहीं करेगा, तो बच्चे वो क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है. ठीक है. वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा और वो सबसे पीछे रह जाएगा. तो इन ऑर्डर टू बी अपडेटेड, इट हैज टू मेक श्योर कि एक बिजनेस है वो चेंजेस को अडेप्ट करे व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. तो 11th क्लास में व्हेन वी वर डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें हम करते हैं ना एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स. ठीक है. सो वहां से यू मस्ट हैव रिकॉल्ड कि टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टू विच वी कैन सी, टच, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग, है ना. और इंटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते. क्लियर है. जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. ठीक है. यानी कि बच्चे मैनेजमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंटैंजिबल. इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसकी प्रेजेंस फील होती है. ठीक है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कबर्ड में आप अपने क्लोथ्स को अरेंज कर रहे हो. ठीक है. सो अरेंज करने का प्रोसेस नहीं देखा किसी ने, लेकिन उसकी प्रेजेंस देखी कि हाँ, नाउ थिंग्स हैज बीन एक्चुअली मैनेज्ड. उसकी प्रेजेंस दिख रही है. ठीक है बच्चे. तो मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स व्हिच मींस इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. इस तरीके से द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कैसे अपनी पॉलिसीज बनाता है, कैसे उसको अप्लाई करता है. ठीक है. कैसे अडेप्ट कर रहा है चेंजेस को, कैसे वो जनरल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, कैसे अपने इंडिविजुअल्स को काम पे लेके आ रहा है. राइट. तो वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, employees are happy and satisfied and there is orderliness instead of chaos. तो हर चीज को, हर एक पैरामीटर को कैसे वो मैनेज कर रहा है, this leads to intangibility. ठीक है. यानी कि उसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसका आउटपुट we can easily feel. Right. So I hope the features has been clear to you. ठीक है. All the features
द नेचर हैज बीन क्लियर टू यू अबाउट मैनेजमेंट. सो बच्चे हमने क्या सीखा? मैनेजमेंट इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकेंड है, इट इज ऑल परवेसिव, विच मीन्स इट इज एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि 3 मॉडल्स थे इसमें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस. नेक्स्ट है बच्चे मैनेजमेंट ऑफ, it is a continuous process. Management is a continuous process, which means कि it's not a one time task, it has to be repeated. ठीक है, it is a continuous process. Next है management is a group activity. So it is not a task just of an individual, it is a group activity. It includes the work of team. Next is it is a dynamic function. Dynamic मतलब क्या है? It has to adapt the changes that is in the environment, right? Intangible force, its presence can be felt. इसका जस्ट क्लियर हो गया है. आगे चलते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. क्यों मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्या चाहिए मैनेजमेंट से? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? किया क्यों जाता है? तो बच्चे देखो, 3 क्लासिफिकेशंस है मैनेजमेंट की, ऑब्जेक्टिव्स की. मैनेजमेंट करा क्यों जाता है? एक बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मतलब बिजनेस के हैं. एक होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स वहां पे काम कर रहे हैं. और एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे एक एक करके. सो फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सबसे पहली बात है कि एक बिजनेस कंसर्न है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम करते हैं लोग, वहां मैनेजमेंट क्यों किया जाएगा? गोल को अचीव करने के लिए. तो बच्चे गोल क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी, दूसरे को अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, तीसरे को अपने कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं. सो गोल कुछ भी हो सकता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अगर हम स्पेसिफिकली देखें बच्चे, 3 तरह के होते हैं. एक होता है सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है ग्रोथ. मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे में बताऊंगी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है. सर्वाइवल का मतलब होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, यानी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके रिटर्न्स उतने ही हैं, आप लॉस में नहीं जा रहे हो. दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल. लेट्स सपोज कि बच्चे इफ यू डाइव इनटू वाटर फॉर स्विमिंग, ठीक है, आपको स्विमिंग आती नहीं है लेकिन किसी तरीके से आप थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हो ताकि आप डूबो ना उसमें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल, राइट. आपने खुद को बचाना है, बस लॉस होने से बचाना है, मतलब डूबने से बचाना है. दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल. प्रॉफिट, अच्छा सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइवल एक बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस में होता है, शुरू के सालों में होता है कि जब एक बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि शुरू से ही प्रॉफिट कमाए वो, है ना. शुरू में 1, 2 या 3 साल हो सकता है सर्वाइवल स्टेजेस हो जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है, ठीक है, जितना कॉस्ट लगा उतना ही रेवेन्यू अर्न हो रहा है. यानी ये वो सिचुएशन है जहां पे एक बिजनेस खुद को सर्वाइव कर रहा है लॉस से बचाने के लिए, लेकिन प्रॉफिट्स भी नहीं अर्न कर रहा है. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो हो गया सर्वाइवल, और स्पेशली ये उन केसेस के लिए जहां पे एक बिजनेस न्यू कंसर्न है इंडस्ट्री में. ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब सर्वाइवल स्टेज से थोड़ा एक्सपैंड होके बिजनेस बढ़ जाता है तो वो प्रॉफिट्स की होप रखता है, राइट. तो लेट्स सपोज अगर एक बिजनेस कंसर्न ने एक पर्टिकुलर ईयर में 20 लाख इन्वेस्ट किया था और उसका रिटर्न आया है 30 लाख, है ना. तो बच्चे 10 लाख क्या होगा? प्रॉफिट होगा. इट्स अ शेयर प्रॉफिट, राइट. तो यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का उस टाइम गोल क्या था? प्रॉफिट अर्न करना, राइट. क्योंकि पहले वो सर्वाइवल टेक्निक्स तो सीख गया था, लेकिन अब क्या है? प्रॉफिट कमाना. तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट. प्रॉफिट एम समझ आया? ठीक है, जब आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा आप अर्न कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट. नेक्स्ट आता है बच्चे ग्रोथ. मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट भी कर लिया था, सर्वाइवल सीख लिया मैंने प्रॉफिट्स भी कमा रहा हूं. अब मुझे बिजनेस मेरा और बड़ा चाहिए. आई वॉन्ट माई बिजनेस टू बी लार्ज स्केल, बड़ा हो जाए बिजनेस, एक्सपैंड हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए, मुझे और ब्रांचेस खोलनी है, मुझे एक और प्लांट लेना है. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. और ग्रोथ कब होती है? जब प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम हो सकता है ग्रोथ भी. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर प्रॉस्परिंग फॉर हैविंग एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. ठीक है, सो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है किसके? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के, एक बिजनेस के गोल्स के. एक हो गया सर्वाइवल, एक हो गया प्रॉफिट और एक हो गया ग्रोथ. ये चलता भी इंक्रीजिंग फॉर्म में है. सबसे पहले होता है सर्वाइवल, फिर होता है प्रॉफिट, फिर होता है ग्रोथ.
आगे चलते हैं बच्चे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। अब एक बिजनेस मैंने चला तो लिया, मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे सोसाइटी से क्या लेना देना यार? मैंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया, मैं अपने इंडिविजुअल्स लेके आया हूँ, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं अपना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, अपना रेवेन्यू अर्न करना चाहता हूँ, तो मुझे सोसाइटी से क्या लेना देना? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि बच्चे एक बिजनेस में जितने भी इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स आप लेते हो, वो कहाँ से लिए जाते हैं? एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं। ठीक है, सो यानी कि एनवायरनमेंट से आप इनपुट लेते, एनवायरनमेंट मतलब कौन है? वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अदर पार्टीज भी हो सकती हैं, जहां से आप रॉ मटेरियल्स ले रहे हो, तो उनको पे बैक करने के लिए भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। वो किस फॉर्म में होगा? जैसे बच्चा, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, सोसाइटी को बेनिफिट करना है। हाउ? दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आजकल मेक इन इंडिया का बहुत ऑरा चल रहा है कि पहले चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट किए जाते थे, बट इट हैज टू बी कर्व डाउन। ठीक है, इट हैज टू बी कर्व डाउन, वो काफी कम हो चुका है। नाउ इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज में आते हैं एंड पीपल आर प्रेफरिंग देम। ठीक है, लोग उनको खरीद भी रहे हैं। तो यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना, ये भी सोसाइटी को बेनिफिट देने जैसा है। ठीक है, या अगर मैं कहूं कि आपका बिजनेस अब ग्रोथ कर चुका है, ग्रो हो चुका है, ग्रोथ स्टेज में आप आ चुके हो, बहुत से लोग हैं जिनको आपने रिक्रूट करना है, एम्प्लॉय करना है, तो बच्चे विल यू नॉट बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी? बिल्कुल करोगे। वो कैसे? आपके लोकल एरिया में जितने भी लोग हैं हु आर वांटिंग जॉब्स, जिनको जॉब्स करने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो क्या करोगे? आप उनको हायर करोगे, किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए। तो इनडायरेक्टली आप उनका बेनिफिट कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो दैट्स बाय आप सोसाइटल बेनिफिट भी दे रहे हो उनको। तो यानी कि दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा फॉर कम्युनिटी। बहुत सी कंपनीज जब एक सर्टन लेवल पर ग्रो कर जाती हैं, तो वो अपने अपने लिमिट, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कोई स्कूल खोल लिया या हॉस्पिटल खोल लिया, ठीक है, इट कुड बी लाइक सेमी गवर्नमेंटल, कुछ पार्टनरशिप में, तो वहां पे क्या होता है? इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, कि आपने एक ऐसा स्कूल ओपन किया है विच इज मे बी सेमी गवर्नमेंट एंड विच इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू दोज चिल्ड्रन जो उनको जो एजुकेशन को इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई इसीलिए बोला जाता है कि सोसाइटी के प्रति भी काफी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, राइट? सो कुछ हो गए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कुछ हो गए सोसाइटी के गोल्स, और नेक्स्ट आता है बच्चा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल कौन होता है? वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर, आपके अंडर जो काम करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, higher level needs such as personal growth and development. Although ये चीजें आपकी मैस्लोज हायरार्की नीड्स में आती हैं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, सबकी अलग अलग नीड्स है। कोई फाइनेंशियल नीड्स के लिए जॉब करता है, कोई अपने सोशल स्टेटस के लिए जॉब करता है, कोई रिकग्निशन के लिए जॉब करता है। ठीक है, यानी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, दोनों तरीके से लोगों की डिफरेंट नीड्स है, तो उनको सेटिस्फाई करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, राइट? दिस इज वाई वी कॉल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो काम क्यों करता है, टू सेटिस्फाई गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। एक हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जो कौन कौन से थे? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और सेकंड कौन सा था आपका? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को, कोई स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया। और थर्ड क्या था आपका? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो इंडिविजुअल्स आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड objectives of management. So I hope this topic has been cleared. Okay, आगे चलते हैं। Importance of management. तो इसके पीछे था कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव्स जानने के लिए। अब है बच्चे, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी वन बाय वन।
फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। सो मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या अचीव कर सकते हैं? पहला है ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इट हैज टू बी अचीव्ड, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। किस चीज में हेल्प करता है वही बताना है हमने इंपॉर्टेंस, राइट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी क्यों बोला है, इफेक्टिवनेस क्यों नहीं? बिकॉज ऑल इन वन इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स, राइट। एफिशिएंसी का मतलब ही क्या है? टाइम से पहले काम करके देना, टाइम से पहले काम करके देना, यूजिंग लेस ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज आपके मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड उन चीजों को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए, उनकी वेस्टेज को कम करते हुए, व्हेन यू विल टारगेट योर गोल, व्हेन यू विल रिसीव योर गोल, व्हेन यू विल अचीव योर गोल, दिस लीड्स टू एफिशिएंसी, ठीक है। सो मैनेजमेंट की हेल्प से एफिशिएंसी अचीव की जाती है, मैनेजमेंट की हेल्प से ग्रुप गोल्स अचीव किए जाते हैं। और क्या होता है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन भी आपका डायनामिक बनता है। क्यों? अगर आपका एनवायरनमेंट डायनामिक है तो उसके रेट्रोस्पेक्टिवली व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी अप्लाई करनी है, ठीक है, या ये मेथड यूज करना है, यानी कि डायनामिक एनवायरनमेंट की हेल्प से मैनेजमेंट को यूज करते हुए अपना ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना रहा हूं, विच इज वेरी गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीपल वुड नॉट रेजिस्ट चेंज। पीपल, लोग क्या करेंगे? दे विल पीपल विल लव टू हैव चेंजेस, ठीक है, कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करेंगे, मोटिवेट होंगे, तो वो चेंजेस आती है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये लिंक समझ आ गया आपको, राइट। सो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। इसी वजह से जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की हेल्प से जब आप वो चेंजेस लेके आओगे, इट वुड लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। जब आप उसको लेके आओगे, इट वुड लीड टू डेफिनेटली अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आई सेड सो प्रीवियसली, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। कोई इंडिविजुअल को फाइनेंशियल नीड चाहिए, किसी की नॉन फाइनेंशियल नीड है, तो मैनेजमेंट की हेल्प से वो भी अचीव किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। वाई सो? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ठीक है, अदर थिंग्स एटसेट्रा। सो यानी कि मैनेजमेंट की हेल्प से इंडिविजुअल्स की नीड्स भी फुलफिल हुई, सोसाइटी की नीड्स भी फुलफिल हुई। तो आप देख सकते हो कितना इंटररिलेटेड है ना आपका ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सो हमने क्या सीखा बच्चे इंपॉर्टेंस में, कि एक तो ये ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, यानी कि एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बोल रहे हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है बाय यूजिंग लेस ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड बोल रहे हैं इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, जो जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, वो दैट विल लीड टू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जिनसे आप इनपुट्स ले रहे हो तो उनको आपको बेनिफिट प्रोवाइड करना है, दैट्स वाई सोसाइटी के लिए। आई होप इंपॉर्टेंस हैज बिन क्लियर टू यू। आगे चलते हैं बच्चे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ उनको डाउट रहता है कि दिस इज बेटर और दिस इज बेटर। तो बच्चे लेट्स स्टडी विद मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, साइंस से स्टार्ट करते हैं हम, फिर हम आर्ट पे आएंगे। बच्चे साइंस का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड रूल है, ठीक है, एक फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट है। जैसे मैंने कहा वाटर बॉयल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फिर चाहे आप उसको घर में बॉयल करो, घर के बाहर बॉयल करो, सर्दी में करो, गर्मी में करो, उसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा विच इज 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दैट मीन्स वाटर बॉयल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक और बताती हूँ मैं आपको, सन राइजेज ऑन द ईस्ट, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आया जब आपका सन वेस्ट से राइज करता है। दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। ग्रेविटेशन हम पढ़ चुके हैं,
वो एप्पल वाली स्टोरी सबको पता होगी, राइट बच्चे। तो साइंस में हम क्या देखते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं दैट आर प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टन जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ सर्टन लॉज। यानी अगर ये चीज हुई तो इसके पीछे क्या रीजन था, एक फिक्स्ड थियोरी है, एक फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड साइंस, जहां पे फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती हैं, राइट। अब बच्चे फीचर्स ऑफ साइंस में क्या बोलते हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि मैंने बताया ना कि ये चीज हुई तो इसका क्या रीजन था, या ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या कॉज था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्ड करता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, phenomenon of an apple falling from a tree towards ground is explained by law of gravity। तो हम पढ़ते थे साइंस में कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों आया था, वो एप्पल के गिरने से आया था। वो एप्पल कहाँ गिरा था, उस साइंटिस्ट के, ठीक है, ठीक है। सो यानी कि एक एप्पल गिरा था ट्री से, उसको देखते हुए ही लॉ ऑफ ग्रेविटी आया। या मैं कहूं कि अगर एप्पल ट्री से गिरा था वो कॉज था, उसका इफेक्ट क्या बना, लॉ ऑफ ग्रेविटी फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स आपके साइंस में होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, राइट। जैसे कहा कि मैंने बताया वाटर बॉयल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस साइंटिस्ट ने ये चीज डेवलप की थी, ही और शी हैज एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट कि कौन सा सर्टन टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में पानी बॉयल होगा, ठीक है। उसने 30 डिग्री भी ट्राई किया होगा, 40 भी ट्राई किया होगा, 45 भी ट्राई किया होगा, 60 भी ट्राई किया होगा, लेकिन उसको बहुत सारे नंबर ऑफ रेपिटेशंस के बाद पता चला कि पानी सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से कि प्रिंसिपल्स जितने भी होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। थर्ड चीज है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अगेन मैं आपको बता चुकी थी कि अगर मैंने बोला कि वाटर इफ यू बॉयल सो वो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, चाहे वो आप रीजनल डिफरेंसेस में देख लो, घर में बॉयल करो, बाहर करो, किसी और स्टेट में करो, डिफरेंट वेदर्स में करो, उसका टेम्परेचर हमेशा फिक्स्ड रहता है, दिस कॉल्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्लियर है। दैट्स वाई हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि वो साइंस है, कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि जो एक जगह एप्लीकेबल है वही हर जगह भी एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड पार्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बच्चे प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन वो चीज है जिसके कंसिडरेशन, मतलब जिसके बदले में कोई गुड्स नहीं बना के दिए जाते, सर्विसेज दी जाती, यानी कि इंटेंजिबल फोर्स है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू हियर बाय, तो मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ क्या वो टेंजिबल है, नहीं। मैं कुछ सर्विसेज दे रही हूँ वो टेंजिबल है, नहीं। वो नेचर में क्या है, इंटेंजिबल। एक डॉक्टर के पास जाते हो, इफ यू आर हैविंग फीवर, आप मेडिसिन लेने जाते हो या कंसल्टेशन के लिए जाते हो, वो आपको क्या देता है, अपनी प्रोफेशनल सर्विस देता है, ठीक है। व्हेन यू गो टू एन एडवोकेट या लॉयर, तो वो अपनी क्या देगा बच्चे, सर्विसेज दे। तो प्रोफेशन क्या होता है, जहां पे कंसिडरेशन में आपको सर्विसेज दी जाती हैं, राइट। तो ओके, फीचर्स देखते हैं इसके। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रोफेशन वो चीज है जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑब्टेन किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप थॉरली कहीं से भी कर लोगे उसको, है ना। तो यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन वो चीज है जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर आपको इम्पार्ट की जाती है। जैसे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए बच्चे एक स्पेसिफिक डिग्री है, ठीक है। आपको लॉयर बनना है उसके लिए स्पेसिफिक डिग्री है, आपको सीए बनना है तो उसके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन है। तो यानी कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग ही से ही प्रोफेशन बना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। वाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि इफ वन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो एक एसोसिएशन है, जब वो अपनी परमिशन देगा, वो एसोसिएशन अपनी परमिशन देगा, या स्पेसिफिक उसके अंडर ही जो प्रैक्टिस किया जाएगा उसी को ही डॉक्टर बोला, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एमबीबीएस है तो एमबीबीएस किया हुआ पर्सन ही डॉक्टर होता है, राइट। आईसीएमआर है, आईसीएमआर के रजिस्ट्रेशन के अंदर ही डॉक्टर बने। लॉयर की बात करते तो बच्चे लॉयर बार काउंसिल के द्वारा ही बताया गया उसको एडवोकेट माना जाएगा, राइट। सीए की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो आईसीएआई, ठीक है, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है जो उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ जी ये सीए को ये माननीय सीए है। यानी कि एंट्री क्या होती है प्रोफेशन में, रिस्ट्रिक्टेड होती है,
ठीक है, बिकॉज लीगैलिटी ज्यादा है इसमें। आगे चलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। आई टोल्ड यू कि कुछ भी कोई भी एक प्रोफेशन है उसको उसे बनने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। डॉक्टर्स के लिए लेट्स सपोज ए ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बी, जैसे मैंने कहा बार काउंसिल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ बेसिक गाइडलाइंस है दैट हैज टू बी फॉलोड व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशन। जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट्स, है ना, तो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम पॉलिसीज व्हिच हैज टू बी फॉलोड। आपको ऐसा यूनिफॉर्म वेयर करना है, आपको अपना ऐसा अटायर रखना है, आपको अपना टोन ऐसा रखना है, बात ऐसे करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कहीं रिटन रूल्स नहीं होते हैं बट उनको हमें समझ लेना चाहिए कि एज इट इज यूज करने हैं। इट्स कॉल्ड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी प्रोफेशन है बच्चे विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। बिहेवियर क्या है? द एटीट्यूड, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। आगे चलते हैं सर्विस मोटिव। आई टोल्ड यू कि प्रोफेशन इसीलिए किया जाता है ताकि आप कंसिडरेशन में उसको सर्विस दे सको, ठीक है। डॉक्टर की कंसिडरेशन क्या होगी? डॉक्टर की सर्विस क्या होगी? कंसल्टेशन। लॉयर की सर्विस क्या होगी? वो अपनी है, ठीक है। सीए की क्या होगी? वो अपनी है। तो ऑल प्रोफेशंस आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, इन ल्यू ऑफ सम प्रोफेशनल फीस, जिसको हम बोलते हैं। तो वो प्रॉफिट नहीं होता है, जो बदले में कमाया जाता है उसको प्रोफेशनल फीस कहते हैं। तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन लिया या कंसल्टेशन लिया, तो उसके बदले में यू हैव पेड सम प्रोफेशनल फीस टू डॉक्टर, ठीक है। दैट्स व्हाई। तो आई होप प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आपको समझ आ गया। तो अब बात यह है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। मैनेजमेंट में साइंस भी यूज हुआ, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी यूज हुआ कि कुछ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज भी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी है। हर जगह फिक्स्ड रूल्स, फिक्स्ड पॉलिसीज, प्रोफेशनलिज्म से ही काम नहीं चलता है। कई जगह आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? बिकॉज योर बिजनेस इज ग्रोइंग, योर बिजनेस इज रनिंग इन द एनवायरमेंट विच इज नॉट स्टेगनेंट, विच इज नॉट स्टैटिक, ठीक है, जिसका एनवायरमेंट एवरी डे चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज आ रही है, कुछ ना कुछ नई स्कीम्स आ रही है, नई कुछ ना कुछ नया आ रहा है एवरीडे एनवायरमेंट में, मार्केट में, है ना। तो उस चीज को अडेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, चेंजेस तो चाहिए। वो कौन प्रॉस्पर करता है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, क्योंकि किस तरीके से आप बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, बेसिक ट्रूथ जो हैं, चाहे वो साइंस के हैं चाहे प्रोफेशन के हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई भी करने पड़ते हैं। कुछ एलिमिनेशन, कुछ एडिशन करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड आर्ट, ठीक है। कैसे आप चेंज करते हो? एक बच्चा है जो ड्राइंग सीखता है बचपन में, ठीक है। क्लास में एक टीचर ने एक ड्राइंग बना के दिया बोर्ड पे, लेट्स सपोज ऑफ अ हाउस, ठीक है। अब बच्चे 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, सबकी ड्राइंग एक जैसी हो सकती है? नहीं ना, कभी पॉसिबल नहीं है। हर किसी का ड्राइंग करने का तरीका अलग है, ठीक है। कोई किस तरीके से बनाएगा, कोई किस तरीके से बनाएगा, यानी कि किसी की ड्राइंग, हर एक बच्चे की ड्राइंग दूसरे की ड्राइंग से अलग होगी। दिस इज कॉल्ड आर्ट। किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है, किसी की एवरेज है। टीचर ने एक ही ड्राइंग बनाया लेकिन सब बच्चों का लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या है? किसी की ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनी है एज कम्पेयर टू टीचर। क्यों? क्योंकि उसने क्रिएटिविटी दिखाई है उसमें, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। क्यों आर्ट है? क्योंकि इट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। कुछ भी लगा देना ही आर्ट नहीं है। हमारे जो फाउंडेशन क्या है, हमारे पास साइंस है, प्रोफेशन है, उनको यूज करते हुए कैसे हम चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे हम एलिमिनेट या सिंप्लीफाई या एडिशन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ट। अब ये करना कैसे? स्किलफुली करना है, ठीक है। जिसके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, वही करेगा, राइट। आगे बोल रहे इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिस के बेसिस पे है कि पता चला इन अर्लियर सिचुएशन कॉज इफेक्ट क्या था, इस बार कॉज इफेक्ट क्या आ सकता है। तो बेसिक फाउंडेशन को यूज करते हुए हाउ यू आर अडेप्टिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब फीचर्स क्या है?
एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए मैनेजमेंट। आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे मैंने कहा लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। तो डांस करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स, गाना गाने के लिए कुछ बेसिक नोट्स होते हैं। तो एक फाउंडेशन स्टडी तो एप्ट है, ज़रूरी है मैनेजमेंट करने के लिए। उसके ऊपर नीचे आप क्या चेंजेस कर रहे हो उसको हम आर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आई टोल्ड यू ड्राइंग के बारे में कि 30 में से जो एक बच्चा है जिसकी आउटस्टैंडिंग ड्राइंग है, उसने क्या किया, अपने कुछ आइडियाज इंटरप्रेट किए ड्राइंग पे, जिससे वो ड्राइंग बहुत ही क्रिएटिव बनी। यानी वो क्या था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उसने अपना कोई स्किल लगाया, अपना कोई टैलेंट लगाया, जिससे वो ड्राइंग क्या बनी, आउटस्टैंडिंग बन गई। तो बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। 2 dancers, 2 speakers, 2 actors और 2 writers will always differ in demonstrating their art, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ बच्चे मैं आपको। जैसे आपकी क्लास में पिछले 5-6 मंथ से एक टीचर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। वो बहुत अच्छा टीच करता है एंड सडनली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन उस टीचर को वहां से छोड़ के जाना पड़ता है और एक नया टीचर हायर कर लिया जाता है, ठीक है। ऑल्दो इट कैन बी पॉसिबल कि वो नया टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन फिर भी यू विल फाइंड सम माइनर चेंजेस कि यार कई बच्चे बोलेंगे पहला वाला अच्छा था, कई बोलेंगे अब वाला अच्छा है। यानी कि एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक चेंजेस, है ना, कि उसमें ये था इसमें ये, कंपैरिजन होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का आर्ट अलग है, ठीक है। टीचर, पहले वाले टीचर ने भी वही सब्जेक्ट पढ़ाया, वही टॉपिक पढ़ाया, सेकंड वाले ने भी वही पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है, पढ़ाने के मेथड्स अलग है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्ट, ठीक है। सो हमेशा 2 इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस तो रहेगा उनकी पर्सनल एप्लीकेशंस के बेस पे, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट भी हमेशा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर ही बेस्ड होता है। अब वो बच्चा जिसने ड्राइंग आज बहुत आउटस्टैंडिंग की है, अगर वो ड्राइंग करना छोड़ दे और 4 साल बाद ड्राइंग फाइल उठाए, क्या वो उतनी अच्छी ड्राइंग बना पाएगा? चाहे वो बचपन से बहुत अच्छी ड्राइंग करता था, नहीं बना पाएगा ना। क्यों? बिकॉज देयर हैज बीन अ बिग टाइम लैग, बहुत टाइम गैप आ चुका है जब उसने ड्राइंग अच्छी बनाई थी। अगर वो प्रैक्टिस करता रहता तो उसकी इनोवेशन और इंप्रूव होती रहती, ठीक है। सो हम आर्ट ऐसा नहीं बोल सकते सडनली आके कुछ आइडिया दिया तो वो आर्ट हो गया, नहीं। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन इसमें भी करना पड़ता है इनोवेशन लाने के लिए। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो आई होप आपको तीनों की एप्लीकेशंस का समझ आ गया कि मैनेजमेंट साइंस क्यों बोलते हैं, प्रोफेशन क्यों बोलते हैं और आर्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 टर्म्स, राइट। आगे चलते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, किन पिलर्स पे बनता है, मैनेजमेंट किया क्यों जाता है, मैनेजमेंट की हेल्प से होता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब आती है बात एक्चुअल मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, क्या है मैनेजमेंट, किन लोगों से बनता है, कितने लेवल्स होते हैं। तो बच्चे एक पिरामिड याद रखना, ये ठीक है, आप सबने पढ़ा भी होगा, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारा ऊपर से लेके नीचे तक, इसको बोलते हैं टॉप बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। सबसे ऊपर आता है हमारे पास टॉप मैनेजमेंट, सेकेंड में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, थर्ड में आते हैं लोअर या ऑपरेटिव या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे वो लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रिटर्न ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ नहीं करना है, लेकिन ये मीटिंग कंडक्ट कर ली चेयरमैन की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है, ये वो लोग होते हैं। अब इनमें आते कौन कौन है, एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे एक कंपनी का सीईओ है, सीएफओ है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। ये सब वो इंडिविजुअल्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करेंगे, जो सुप्रीम लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बना दी, राइट, एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट कर दिए, मेमोरेंडम बना दिया, आर्टिकल्स बना दिए, तो ये वो काम करते हैं। सबसे ऊपर होते हैं, डिसीजंस लेने की एक्सट्रीम पावर सिर्फ इनके पास होती, ठीक है। इनको ओनर भी बोला जाता है। तो ये होते हैं टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद आता है मिडिल मैनेजमेंट, यानी कि इन्होंने जो भी चीजें बनाई है, जो भी चीजें ड्राफ्ट की हैं, ये इसको सेकेंड लेवल पे इम्पार्ट या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
सो दैट कि आगे चैनलाइज कर सके। तो यानी कि सेकेंड लेवल क्या हुआ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैं टॉप मैनेजमेंट पे हूँ, ठीक है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। मेरा एक प्रोडक्शन लाइन होगा, एक परचेज लाइन होगा, एक सेल्स लाइन है, एक रेवेन्यू लाइन है। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैंने बना ली, ठीक है। अब उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मेरे अकेले के लिए या हम जो कुछ बॉडीज है हमारे लिए चलाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, हम हर यूनिट का या हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना देंगे। परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रेवेन्यू मैनेजर एंड सो ऑन। जितने डिपार्टमेंट्स है, जितने यूनिट्स है, सबका एक एक हेड बना दिया। उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर्स, मिडल मैनेजर, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग हेड्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेवल मैनेजर्स। अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको ऊपर से मिली हैं, टॉप मैनेजमेंट से मिली हैं, उनको अलाइन करना थर्ड लेवल तक, थर्ड लेवल तक पहुंचाना। भी थर्ड लेवल कौन आता है, थर्ड लेवल में हमारे आते हैं बॉटम लेवल मैनेजर्स। ये वो मैनेजर्स होते हैं बच्चे जो वर्कर से एक्चुअली डील करते हैं, वर्कर से एक्चुअली काम करवाते हैं। इनको हम फोरमैन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो जो भी वर्कर्स एक्चुअली काम में लगेंगे, जो काम करेंगे, उनसे काम करवाने के लिए ये मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो दे हैव डायरेक्ट डीलिंग विद दी वर्कर्स, राइट। अब इनका काम क्या है, यहां से इंस्ट्रक्शंस लेना और आगे वर्कफोर्स को पास ऑन करना, ठीक है। यानी कि चेन कैसा चल रहा है, टॉप से मिडल तक इंस्ट्रक्शन आई, मिडल से लोअर तक आई और लोअर से फिर वर्कफोर्स। ऑल्दो हम सिर्फ 3 लेवल्स ही पढ़ रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। एक बात ध्यान रखना, जो वर्कफोर्स है, जो एक्चुअली काम कर रही है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है मिडिल और टॉप मैनेजमेंट से। वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार होंगे, अकाउंटेबल होंगे बॉटम लेवल मैनेजर्स, ठीक है। सो जो भी उन्होंने ऑपरेशंस कंडक्ट किए उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो लोअर लेवल मैनेजर्स। अब बच्चे इनमें आता कौन कौन है, वो सुपरवाइजर भी हो सकता है, फोरमैन भी हो सकता है, जूनियर मैनेजर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बॉडीज हैं ये लोअर मैनेजमेंट में आती हैं। तो ये अब चलता कैसे स्केलर चेन, ये टॉप से बॉटम अथॉरिटी ऐसे फ्लो होती है। टॉप वाला मिडिल को देगा इंस्ट्रक्शन, मिडिल वाला लोअर को देगा, ठीक है। सो टॉप से बॉटम तक जाती है। अब मान लो कि अगर लोअर लेवल मैनेजर को किसी डिसीजन में कोई डाउट आ रहा है, तो क्या वो टॉप मैनेजमेंट को पूछ सकता है डायरेक्टली, नो, इट हैज टू पास थ्रू अ सर्टेन चेंज, जो कहां से गुजरती है, मिडिल लेवल मैनेजर से। तो वो जो भी डाउट है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग है, वो मिडिल मैनेजमेंट से कंसर्न करेगा, ठीक है। सो अथॉरिटी कैसे होती है, टॉप टू बॉटम, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, बॉटम टू टॉप। देखो अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, कभी बॉटम टू टॉप नहीं होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इसको अकाउंटेबिलिटी भी कहते हैं, ये कैसे होती है, बॉटम टू टॉप। क्लियर है। तो ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम ये पढ़ते हैं इंडिविजुअली कि इनका काम होता क्या क्या है। तो बच्चे टॉप मैनेजमेंट में हम इनको बोलते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। इनमें आता कौन कौन है, चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, 3-4 ऐसे आप नेम्स याद करके रख लेना। इनका मेन टास्क क्या होता है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो भी काम कर रहे हैं, जब वो अकाउंटेबल होंगे, जब उनका टास्क फिनिश हो जाएगा, तो उनके टास्क के रिजल्ट्स को कंपाइल करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि हमें एक कॉमन आउटपुट मिल सके। वो कौन करेगा, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, ठीक है। ये टॉप लेवल मैनेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। क्या वेज रेट होना चाहिए, किसको कितना देना है, इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उन सब का डिसीजंस कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजीज है, पॉलिसीज है, वो कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब टॉप मैनेजर का काम सबसे ही कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज्यादा काम है,
देखने में आप बोलोगे कि मैम एक्चुअली काम में इन्वॉल्व तो वर्कफोर्स होती है, तो ये कैसे? क्योंकि बच्चे सारा डिसीजन जो सुप्रीम डिसीजन है वो यही लेते हैं, लाइक व्हाट स्ट्रैटेजीज हैव टू बी डेवलप्ड, व्हाट गोल हैज टू बी अचीव्ड, कंपेटिटर्स को देखते हुए क्या हम प्राइस रेट सेट करेंगे, वो सब डिसीजन कौन लेता है? ये। तो सबसे मेंटली कॉम्प्लेक्स काम किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट, राइट? आगे चलते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब ये क्या होते हैं? ये वो पॉलिसीज को इंटरप्रेट मतलब आगे पास ऑन करते हैं जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है। इसको पास ऑन करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को, राइट? अब फिर ये इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है उनका, लेट्स सपोज रेवेन्यू मैनेजर की बात करते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल है या नहीं, जितने लोग काम करने के लिए चाहिए वो है या नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है, हर इंडिविजुअल जो अपना आउटपुट अचीव करने के लिए प्रोसेस यूज कर रहा है वेदर इट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, तो उस चीज को इंश्योर करना डिपार्टमेंट वाइज काम होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, ठीक है? अगली चीज क्या होती है? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का ही काम नहीं करना, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी सिंक में चलना, कोऑर्डिनेट करके चलना, ठीक है? नेक्स्ट है सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। अब ये कौन होते हैं? फोरमैन या सुपरवाइजर्स आते हैं लोअर लेवल पे, ठीक है? अब ये क्या करेंगे? ये डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं वर्कफोर्स के साथ जो एक्चुअली काम में एंगेज होते हैं, ठीक है? So they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle level management to workers. ठीक है? Though their efforts, quality of output is maintained, wastage of materials is minimized and safety standards are maintained. क्यों? क्योंकि ये सुपरवाइज करेंगे, सो ये देख सकते हैं कहाँ पे वेस्टेज हो रही है and how to minimize that, when to minimize that and how much to minimize that. ठीक है? वो सब चीजें देखना सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है बच्चे। आगे आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज भी आगे आपको आएगा, तो वहाँ हम डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए बच्चे। प्लानिंग, POSDC, POSDC इस तरीके से आपने चलना है। फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? जो काम आप करने वाले हो उसको कब करना है, कैसे करना है, पहले से डिसाइड करना, ये है प्लानिंग। वीकेंड पे मेरी छुट्टी है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहले मूवी देखने जाऊंगा, फिर हम फलाना रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर हम यहाँ घूमने जाएंगे। ये सब क्या है? लेट्स सपोज आपने वीकेंड का प्लान पहले से ही बना लिया, उस दिन छुट्टी है तो मेरा ये प्लान है, फिर मेरा ये प्लान है, फिर मेरा ये प्लान। तो जो भी टास्क आप फ्यूचर में करने वाले हो उसके टास्क को पहले से प्रिडिक्ट करना और प्लानिंग बनाना, डिसाइड करना कि कौन सा काम कब, कैसे और किस तरीके से आप करने वाले हो, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, राइट? ठीक है? सो इट मीन्स व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, क्या काम होगा और उसे कौन करेगा या उसे कैसे किया जाएगा, ठीक है? दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो गोल्स तो बनाने हैं, प्रॉफिट अचीव करना है, लेकिन वो गोल्स काम करने से पहले ही बनाने पड़ेंगे, राइट? एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम, उनको अचीव कैसे करना है, क्या हमारे पास रूट होगा, क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे, क्या हमारे पास मेथड्स होंगे, उन सबको पहले से डिसाइड करना, इवैल्यूएट करना, वो पूरा प्रोसेस भी आता है, ठीक है? वो होता है प्लानिंग। आगे ऑर्गेनाइजिंग। अब डिसाइड तो हमने कर लिया कि हमने क्या अचीव करना है और कौन सा काम कैसे होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में आता है जिस काम को हम करने वाले हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क किसके द्वारा करवाया जाएगा, कौन सा टास्क किस कैटेगरी में आता है, ठीक है? वो काम किस तरीके से होगा, तो वो तरीके को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इट मींस असाइनिंग ड्यूटीज, जो काम जिस पर्सन के लिए कॉम्पिटेंट है उसको अलॉट करना। ग्रुपिंग टास्क, रेवेन्यू वाले टास्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, परचेज वाले टास्क परचेज डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग वाले टास्क मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। यानी आप क्या कर रहे हो? एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हो, ठीक है? एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, ठीक है? सो उन चीजों को किस तरीके से आप अलॉट कर रहे हो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग तो हो गया, प्लानिंग हो गया, फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब अगली बात आती है काम करेगा कौन। टास्क हमने डिवाइड कर लिया कि ये टास्क इस कैटेगरी में, ये टास्क हमने ड्यूटी देंगे, ये टास्क हम इसको देंगे, मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिया जाएगा। स्टाफिंग में है कि वो काम करेगा कौन,
स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर करना जिसको उस काम की नॉलेज हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो और वो उस काम को सही टाइम पे करके दे, होता है स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग मीन्स क्या होता है? हायरिंग राइट पर्सन इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। ठीक है, तो ये चीजें होती है स्टाफिंग में आती है, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अब स्टाफिंग को हम एचआर भी कहते हैं। एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो स्टाफिंग का अदर नेम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज अदर रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, है ना। सो जहां पे इंसान हमारे लिए काम करके दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग, लोग तो हमने हायर कर लिए हैं, अब डायरेक्टिंग में क्या आएगा कि जो सुपीरियर्स हैं, जो हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो क्या देंगे? डायरेक्शन देंगे कि ये काम ऐसे होगा। डायरेक्शन यानी कि जब एक्चुअली काम हो रहा है तो गाइड करना कि काम ठीक से हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। जब वो टास्क हो रहा है तो उनको इनिशिएट करना एक्शन की हाँ वो काम सही डायरेक्शन में हो, सही तरीके से हो। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। लास्ट है पता बच्चे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज ज्यादा ना हो जाए, उसको कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना। ठीक है, मैंने जितना बजट पहले से एक्सपेक्ट किया था कि इतना लगेगा, अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा बजट उसके आसपास आ गया या उससे ऊपर जा रहा है तो मुझे उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, लोगों को देख रही हूँ, जो इंडिविजुअल्स, जो स्टाफ काम कर रहा है वो रिसोर्सेज को बहुत वेस्ट कर रहा है, वो नहीं होने देना, उसको कम करना है। प्लान मैंने जो शुरू में इनिशिएट किया था कि ये प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अगर किसी पॉइंट पे लग रहा है कि प्लान आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, ये नहीं था एज पर व्हाट हैज बीन डिजायर्ड, तो उस चीज को मेंटेन करना, कंट्रोल। सो कंट्रोल क्या है? जो चीजें बिखर रही हैं उनको ट्रैक पे लेके आना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करेक्ट परफॉर्मेंस। जो हमने सोचा था क्या वैसा अचीव हो रहा है? हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो रीजन ढूंढो, क्यों, क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को कंपाइल करना, उन डेविएशंस को करेक्ट करना, ठीक करना, वो होता है कंट्रोलिंग का पार्ट। ठीक है, सो ये है बच्चे मेरे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। राइट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आता है बच्चे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, इसको हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, मतलब इसके बिना मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। एसेंस का मतलब ही क्या होता है? एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट इज सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपने अपने स्कूल में एक इवेंट हुआ और आपको बोला गया कि आपको कंडक्ट करना है। ठीक है, इवेंट मैनेजर बनाया गया उस इवेंट के लिए। तो अब बच्चे उस इवेंट को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, खाने पीने का सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, माइक सिस्टम, डीजे सिस्टम, स्टेज सिस्टम, ऑडियंस सिस्टम, हर चीज आपको देखनी है। चेयर्स की बात करें तो आपने मैनेज किया कि यार फर्स्ट की 2-3 रोज जो है वो टीचर्स प्रिंसिपल के लिए होंगी। ठीक है, और फिर आपने सोचा कि हर रो में एक आपका सब लीडर होगा, खाने का अरेंजमेंट आपने अलग से देखना है, म्यूजिक का भी देखना है। अब ये सारे काम आपके अकेले के करना तो बस की बात नहीं है ना। तो क्या होगा? आप कुछ इंडिविजुअल्स को अपने साथ लेके चलोगे जो सब इक्वली पैरामीटर्स पे काम करेंगे, कोऑर्डिनेट होके काम करेंगे। ठीक है, वो एक होता है ना डिवाइस ऐसे कान में दिया होता है, ब्लूटूथ डिवाइस होता है कि लेट्स सपोज जो टाइमली अरेंजमेंट्स है वो हो रहे हैं कि नहीं है, तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। व्हेन इट इज टाइम फॉर परफॉर्मेंस, क्या स्टेज प्रॉपर सेट है या नहीं है? व्हेन इट इज टाइम टू एंजॉय म्यूजिक, क्या म्यूजिक चल रहा है, कि प्रॉपर डीजे सिस्टम मैनेज है या नहीं है? व्हेन इट इज टाइम फॉर हैविंग फूड, क्या फूड प्रॉपर रेडी है या नहीं है ना। अगर ये सब चीजें जो जो लोग मैनेज कर रहे हैं ये ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो क्या कोऑर्डिनेशन होगा? क्या मैनेजमेंट सक्सेसफुल है? बिल्कुल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन में मैनेजमेंट कब सक्सेसफुल होगा? जब सारे रिसोर्सेस, सारे इंडिविजुअल्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सिंक्रोनाइज होंगे। ठीक है, जब वो आपस में आके क्या होंगे? मिलके काम करेंगे, तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा। राइट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। So it means the process by which a manager synchronizes the activities of different departments
डिपार्टमेंट्स की बात की हमने, रेवेन्यू मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, तो यानी कि सब एक टाइम पे आके कोऑर्डिनेट होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। अगर वो आपस में कंपटीशन रखेंगे कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा तुम्हारा रेवेन्यू कम है, तो कोऑर्डिनेशन वहां नहीं होगा, राइट। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, हर एक दूसरे को वो कोऑर्डिनेट करता है, हर एक दूसरे को वो बाइंड करता है, जोड़ता है आपस में। कोऑर्डिनेशन इसीलिए भी जरूरी है ताकि मैंने बताया भी कि राइवलरी ना हो, आपसी मतभेद ना हो, कंफ्यूजन्स क्रिएट ना हो, तो वो सबको भी इंप्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन की, है क्या एक्चुअली। तो बच्चे इट इंटीग्रेट्स ग्रुप, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अगेन वही चीज है, इंडिविजुअल का काम नहीं है, सब मिलके काम करेंगे, सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स है, ठीक है, टीम स्पिरिट है, इक्वल काम करेंगे। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, जो भी एक्शन कंडक्ट हो रहा है उन सब में टीम स्पिरिट हो, वो सब इक्वली हो रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन का पर्पस क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को सिक्योर करना ताकि आपका गोल अचीव हो सके। अगर एक्शंस में यूनिटी नहीं है, आप मिलके नहीं कर रहे हो, तो आप गोल कभी भी अचीव नहीं कर पा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है coordination is a continuous process, similarly as that of management, it is a continuous process, it is not a one time activity, it has to be repeated frequently, ठीक है। so it is a continuous process क्योंकि ये प्लानिंग से शुरू होके कंट्रोलिंग पे खत्म है, फिर दोबारा शुरू हो रहा है, तो हर स्टेज पे, हर फंक्शन पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे स्टाफिंग है, हर स्टेज पे कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल परवेसिव फंक्शन एज दैट ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन भी आपका हर तरह की मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल स्केल है, चाहे वो लार्ज स्केल है, चाहे वो किसी भी लेवल का स्केल है, किसी भी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे कोऑर्डिनेशन आपका एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली वैलिडेट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑल परवेसिव फंक्शन। तो वी कैन नॉट से कि यार ऐसी ब्रांचेस में या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं चलता, कोऑर्डिनेशन तो हर चीज में जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप चीजें अरेंज कर, अरेंजमेंट देख रहे हो, तो अरेंजमेंट भी तो कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब वो चाहे मिडिल लेवल के हैं, चाहे लोअर लेवल के हैं, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे टास्क को कोऑर्डिनेशन में ही करवाना। नेक्स्ट है इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मन मर्जी से करने वाली चीज नहीं है, वॉलंटरीली जरूरी है, एसेंशियल है, बोला ना, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जरूरी है, तो कोऑर्डिनेशन करना है तो करना ही है, डेलिबरेटली करना ही है, नहीं कि जब दिल करा तब कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी आउटपुट आपने अचीव करना है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, दैट्स व्हाई इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन। So, where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. सब लोग willingly, अच्छी नीयत से काम करें, पॉजिटिव स्पिरिट से काम करें, ठीक है, उसको बोलते हैं डेलिबरेट। जबरदस्ती नहीं कि तुम करो करो, जरूरी है, लेकिन पकड़ पकड़ के नहीं है, विलिंगली काम होगा, पॉजिटिव स्पिरिट से काम होगा, और बिना कॉपरेशन के, सॉरी बिना कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन भी नहीं हो सकता। इस पे बच्चे एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग भी काफी बार आ चुके हैं कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि सारे एफर्ट, सारे रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे एक टाइम पे लेके आना। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना। लेट्स सपोज किसी डिपार्टमेंट ने अपना आउटपुट पहले अचीव कर लिया, तो आई शुड नॉट बी इन अ हरी कि मुझे कंपटीशन है, मुझे पहले जाना है टॉप मैनेजमेंट के पास, नहीं, सबका एंड रिजल्ट तो इक्वल होगा। सो यानी कि मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। When all will be doing their work, when all will be achieving their desired results, तो तब हम मिलके जाएंगे, यानी कि हम सब क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कोऑपरेशन भी कोऑर्डिनेशन के साथ ही होगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। इंपॉर्टेंस की बात करें, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज एक्सपैंड हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता है, अच्छी चीज है, तो आपका आउटपुट जल्दी आएगा, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो डिफरेंट हेड्स हैं, प्रोडक्शन हेड, रेवेन्यू हेड, सेल्स हेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनमें भी डिफरेंसेस आते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस को समझने के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। क्यों,
फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस। अब अलग अलग तरह के कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटीज अलग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उस वजह से डिपार्टमेंट के बीच में बैरियर्स भी आ सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि फंक्शनल डिफरेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन काम करता है। और लास्ट है स्पेशलाइजेशन। अगर आपका कोऑर्डिनेशन होगा अच्छे से हर डिपार्टमेंट के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ, तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट है वो पूरी स्पेशलाइजेशन के साथ ही आएगा। यानी कि इट अराइजेज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क भी परफॉर्म। कुछ भी तरह का कॉम्प्लेक्स टास्क आपने परफॉर्म करना है, उसको अचीव करने के लिए स्पेशलाइजेशन कोऑर्डिनेशन से ही आएगा, राइट? तो बच्चे, दिस हैज बीन डन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी हमारा हो चुका है। सो क्या किया हमने आज की क्लास में? मैनेजमेंट, उसका नेचर किया, ऑब्जेक्टिव्स किए जो 3 तरह के थे, कौन कौन से थे? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। थर्ड क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्टिव्स हो गया। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस के बाद नेचर देखा हमने, एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन। फिर हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किए, और लास्ट है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ऑल दिस हैज बीन डन। एक आप चार्ट प्रिपेयर कर लेना नोटबुक में अपनी कि हमने टॉपिक वाइज क्या क्या किया चैप्टर्स का, ठीक है, उसको रिकॉल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो दिस हैज बीन डन फॉर टुडे सेशन। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन सून। तब तक के लिए बच्चे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।